16 साल का एक लड़का जिसका ज्यादातर समय खेतों में काम करते हुए बीत जाता था, उसने सपना देखा गरीबी से निकलने का। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए वह घर से भाग गया, लेकिन पकड़े जाने के बाद उसे वापस से खेतों में काम करना पड़ा। घर से भागने का यह सिलसिला कई बार चलता रहा और आखिरकार चौथी कोशिश में वह लड़का घर से भागने में कामयाब रहा। और घर से भागने की कामयाबी की वजह से ही आज पूरी दुनिया उस लड़के को जानती है। हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया के एंटरप्रेन्योर चुंग जू युंग की। शायद आप इन्हें नाम से नहीं जानते होंगे, लेकिन उनकी कंपनी को तो जरूर ही जानते होंगे। चुंग जू युंग साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी हुंडई के फाउंडर हैं। चुंग जू युंग का जन्म तो बेहद गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तब वो साउथ कोरिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे। तो दोस्तों, चुंग जू ने कैसे हासिल की इतनी बड़ी कामयाबी, क्या है उनकी सक्सेस स्टोरी, आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। चुंग जू का जन्म 1915 में टोंगचुंग में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में नॉर्थ कोरिया का हिस्सा है। उस समय दोनों कोरिया एक था और वहां की जापानी साम्राज्य का हुकूमत था। 7 भाई बहनों में वह सबसे बड़े थे। पूरा परिवार खेती पर निर्भर था। घर में सबसे बड़ा होने की वजह से होश संभालते ही उन्हें भी खेतों में लगा दिया गया। दिन रात मेहनत करने के बाद उनके परिवार को मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिल पाता था। चुंग जू एक टीचर बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी ने उन्हें यह सपना पूरा करने से रोक लिया। उनके परिवार ने तो अपनी गरीबी से समझौता कर लिया, लेकिन चुंग जू को इस तरह की गरीबी में जीना मंजूर नहीं था। खेती के काम से उन्हें जो थोड़ा समय मिलता, उस समय वो पैसे कमाने के बारे में ही सोचते। वो जंगल से लकड़ियां काटकर उसे शहर में ले जाकर बेचते थे। इस दौरान जब वो शहरी लोगों की लाइफस्टाइल देखते थे, तब उन्हें भी यह ख्वाहिश होती थी कि वह भी इन लोगों की तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर ऐशो आराम की जिंदगी जिए। शहरी लोगों की लाइफस्टाइल देखकर उनके मन में यह बात बैठ गई कि अगर वह शहर जाकर काम करें तो उनकी गरीबी दूर हो सकती है। इसी सोच के साथ सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने एक दोस्त के साथ वो घर से भाग गए। घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर कोगेन शहर में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर उन्हें मजदूरी का काम मिल गया। काम के दौरान मेहनत ज्यादा थी और पैसे कम थे, लेकिन गांव की गरीबी देख आने वाले चुंग जू के लिए ये पैसे काफी थे। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के दौरान उनकी दिलचस्पी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में बढ़ने लगी। उन्हें घर से भागे हुए 2 महीना हो चुका था। इससे पहले कि वह अपनी जिंदगी में और कोई फैसला ले पाते, उनके पिता ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें वापस गांव लेकर चले गए। गांव में चुंग जू फिर से खेती में लग गए, लेकिन अब उन्हें शहर की हवा लग चुकी थी। सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही वो कुछ करना चाहते थे। अपने इसी पैशन को फॉलो करने के लिए वो अपने 2 दोस्तों के साथ दोबारा घर से भाग गए। रास्ते में एक ठग ने काम दिलाने के बहाने इनके सभी पैसे ठग लिए। इसके बावजूद इन्होंने अपना सफर जारी रखा, लेकिन कुछ दिन के अंदर एक बार फिर उनके पिता ने उन्हें पकड़ लिया और वो वापस गांव आ गए। गांव में 1 साल रहने के बाद उन्होंने तीसरी बार भागने का फैसला किया और घर से काफी दूर सियोल जाने का फैसला लिया। यहां तक कि सियोल का टिकट खरीदने के लिए उन्होंने अपने पिता की एक गाय चुराकर बेच दी। सियोल, जो कि उस समय केइजो के नाम से जाना जाता था, वो वहां पहुंच गए। यहां 2 महीने रहने के बाद उनके पिता ने फिर से उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें लेकर फिर से गांव चले गए। लगातार 3 नाकाम कोशिशों के बाद 1933 में जब उनकी उम्र 18 साल हो गई, तब इस बार पक्के इरादे और पूरी तैयारी के साथ अपने एक दोस्त के साथ वो घर से भाग गए। सियोल पहुंचने के बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करनी शुरू कर दी। इसके अलावा उन्होंने और भी कई जगहों पर अलग अलग काम किया। स्टार्च सिरप फैक्ट्री में 1 साल काम करने के बाद उन्हें एक राइस स्टोर में डिलीवरी मैन की नौकरी मिल गई। डिलीवरी मैन की नौकरी करते हुए उनके काम से उनका मालिक इतना खुश हुआ कि 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें स्टोर मैनेजर बना दिया। 1937 में जब राइस स्टोर के मालिक का अंतिम समय आ गया, तब उन्हें चुंग जू को अपनी दुकान का मालिक बना दिया। चुंग जू ने बिजनेस को आगे बढ़ाया और इससे उनकी अच्छी कमाई होने लगी। लेकिन 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होते ही चुंग जू के लिए मुसीबतें बढ़ गईं। उस समय कोरिया जापान के शासन में था। युद्ध के दौरान अपने सैनिक के लिए खाने पीने की कमी दूर करने के लिए जापान ने कोरिया के सभी राइस स्टोर को अपने कब्जे में ले लिया। चुंग जू का भी राइस स्टोर उनके हाथों से निकल गया। उस समय वो खाली हाथ अपने गांव लौट गए, लेकिन अगले साल 1940 में वो फिर से सियोल आ गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि गांव में रहकर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। इस बार उन्होंने ऑटोमोबाइल रिपेयर बिजनेस के साथ नई शुरुआत की। 3000 ओन लोन लेकर उन्होंने गैराज खोला
अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मार्केट को समझा। उस समय मार्केट में जितने भी गैराज थे वो सभी कार रिपेयर में 20 दिन का समय लेते थे। चुंग जू ने लोगों को 5 दिन में ही कार रिपेयर करने का वादा किया। उनका ये वादा लोगों को भा गया और 3 साल के अंदर ही उनके गैराज में लगभग 80 लोग काम करने लगे। चुंग जू धीरे धीरे कामयाबी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन एक बार फिर जापानीज कोलोनियल गवर्नमेंट ने उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। युद्ध से जुड़े सामान के निर्माण के लिए जापान की सरकार ने उनके गैरेज को स्टील प्लांट के साथ मर्ज करने के लिए मजबूर कर दिया और उनका यह बिजनेस भी डूब गया। चुंग जू फिर से गांव वापस चले, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं गए। उनके पास 50,000 येन की सेविंग्स थी। इस बार उन्होंने कुछ नया शुरू करने में जल्दबाजी नहीं की। 1946 में कोरिया जापान से आजाद हो गया। कोरिया की आजादी चुंग जू के लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी लेकर आया। वो फिर से सियोल आ गए। इस बार उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अपनी दिलचस्पी को बिजनेस के रूप में बदलने का फैसला किया और हुंडई सिविल इंडस्ट्रीज की स्थापना की। छोटे लेवल से शुरू करने के बाद बहुत जल्द उन्हें सरकार की ओर से बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो गए। चुंग जू की मेहनत और उनकी टीम की क्वालिटी वर्क के बलबूते हुंडई सिविल इंडस्ट्रीज बहुत जल्दी कोरिया की लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गई। उनकी कंपनी ने साउथ कोरिया के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे सोयांग डैम, गोए गुबू एक्सप्रेसवे, कोरी न्यूक्लियर पावर प्लांट और दुनिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड का निर्माण किया। 1950 के आसपास साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच तकरार बढ़ गई और नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। इस युद्ध में अमेरिकन आर्मी साउथ कोरिया की तरफ से नॉर्थ कोरिया के खिलाफ लड़ रही थी। इस युद्ध के दौरान चुंग जू अपने परिवार के साथ सियोल छोड़कर बुसान चले गए। इस दौरान उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रोक दिया और कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ मिलकर देश के लिए काम करने लगे। इस दौरान अमेरिकन आर्मी से भी उनकी नजदीकी बढ़ गई। युद्ध समाप्ति के बाद वो सियोल वापस आ गए और फिर से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को शुरू किया। अब उन्हें अमेरिका की ओर से काफी सारे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। कंस्ट्रक्शन फील्ड में कामयाब होने के बाद उन्होंने कार बिजनेस में फिर से लौटने का फैसला किया। 1967 में उन्होंने हुंडई मोटर कंपनी की स्थापना की और फोर्ड मोटर कंपनी के साथ मिलकर पहली कार कोर्टिना को लॉन्च किया। इस एक कार के बाद चुंग जू चाहते थे कि हुंडई खुद से अपना एक कार डेवलप करे, लेकिन फोर्ड ने उनका साथ नहीं दिया और दोनों कंपनी के रास्ते अलग हो गए। फोर्ड से अलग होने के बाद हुंडई ने अपनी एक अलग टीम बनाई और टेक्नोलॉजी के लिए जापान की मित्सुबिशी मोटर्स के साथ टाई अप किया। इसके बाद हुंडई ने 1975 में साउथ कोरिया में बनी पहली कार पोनी को लॉन्च किया। साउथ कोरिया में यह कार हिट रही। उसी साल हुंडई ने अपनी कार को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1986 में एक्सेल कार के साथ हुंडई ने यूएसए मार्केट में भी धमाकेदार एंट्री की। उस साल यह कार अमेरिका की बेस्ट सेलिंग कार में से एक बन गई। यूएसए मार्केट में एस्टैब्लिश्ड होने के बाद हुंडई ने दुनिया के बाकी देशों में भी अपने आप को स्थापित कर दिया। हुंडई ने अलग अलग देश की जरूरत के हिसाब से डिफरेंट मॉडल्स लॉन्च करने शुरू किए। 1990 तक हुंडई ने 40 लाख कारें बेचने का रिकॉर्ड बना लिया। आज हुंडई प्रतिवर्ष 42 लाख से ज्यादा कार बेचती है। इसी के साथ हुंडई दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बन चुकी है। हुंडई सिविल इंडस्ट्रीज और हुंडई मोटर कंपनी के अलावा हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज भी हुंडई ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। हुंडई हेवी इंडस्ट्री चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा भी हुंडई ग्रुप में और भी कई कंपनियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। हुंडई ग्रुप का साम्राज्य खड़ा करने के बाद 2001 में चुंग जू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब उनका बिजनेस उनके बेटे और परिवार के लोग संभालते हैं। दोस्तों, ये थी चुंग जू और हुंडई ग्रुप की पूरी कहानी। इनका जन्म तो बेहद गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन अपने मेहनत के बल पर वो साउथ कोरिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनकर मरे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।